यूजुअली क्या होता है वो स्कूल भेज देते हैं बच्चों को। टीचर्स उन्हें गाइड करती हैं कि शायद आपके बच्चे के साथ कोई इशू है या डिलेड लर्निंग है या ऑटिज्म है, आप काउंसलिंग लीजिए। उससे पहले हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? बच्चा हमारी बात को नहीं सुनेगा। बच्चा ज़िद्दी भी हो सकता है, ज़िद में भी बच्चा अपनी इन चीज़ों को नहीं करना चाहता है, बट वो बच्चे के इश्यूज हमें दिखने लगते हैं। कई बार पेरेंट्स समझ ही नहीं पाते कि ओवर पैम्परिंग क्या है और पेरेंटिंग क्या है, तो आप कैसे उनको डिफरेंशिएट करते हैं? ओवर पेरेंटिंग ये है कि बच्चे को हर बात के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की होनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी एज के साथ जैसे ग्रो कर रहा है। और ये स्क्रीन टाइम का कैसे इफेक्ट होता है? टाइम का मैम ये हो रहा है कि जैसे अभी हम कंटिन्यू मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में क्या है कि बार बार म्यूजिक चेंज हो रहा है, म्यूजिक का जो हमारे ब्रेन को इम्पैक्ट जाता है वो बार बार एक डिस्टर्बेंस वाला जा रहा है। और जो हमने कार्टून नेटवर्क चैनल देखे हैं कार्टून वाले, उसमें क्या होता है, कलर बहुत ब्राइट होते हैं। उस कलर को देख के बच्चे के ब्रेन में केमिकल चेंजेस होते हैं और उन केमिकल चेंजेस के कारण हमारी फंक्शनैलिटी लॉस होती है। पेरेंट बनना किसी भी जिंदगी का एक बेहद ही खास मुकाम होता है। पेरेंट बनते ही शुरुआत होती है एक ऐसे सफ़र की जो आपको पूरा होने का एहसास कराती है। जब आपकी ही छवि नन्हे कदमों से आपके चारों तरफ खिलखिलाती है तो मन ऐसी खुशी से भर जाता है जो केवल एक पेरेंट्स ही समझ सकते हैं। बच्चे को गोद में लेते ही हम उसके पूरे भविष्य की तैयारी कर लेते हैं और चाहते हैं कि हमारा बच्चा सबसे आगे निकले। लेकिन कभी कभी वो बच्चा उतनी तेज़ी नहीं दिखा पाता जितना हम चाहते हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स परेशान होते हैं, बच्चों पर झल्लाते भी हैं। अपने पेरेंट्स को परेशान देख वो बच्चा अपनी ही परेशानी में और दबता चला जाता है। ज़रूरत है उस बच्चे को समझने की, उसको गले लगाने की और उसकी परेशानियों का समाधान ढूंढने की। वेलकम ऑल टू टीबज़ और मैं हूँ अलका सिंह। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र कश्यप, जो कि डायरेक्टर हैं स्वयं संभव चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर के। आज हम उनसे ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे जिन्हें हम समझते तो हैं पर मानना नहीं चाहते। ऑटिज़म, ADHD, डिलेड लर्निंग, ऐसे कई मुद्दे हैं, ऐसी कई परेशानियां हैं जिससे हर 68 में से एक बच्चा भारत में जूझ रहा है। वेलकम डॉक्टर जितेंद्र जी। जी नमस्कार मैम। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक सजग समाज बनाने में आप पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। मैम मैं भी बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि आपने कम से कम इतना समझा कि हम इस अवेयरनेस को आगे बढ़ा सकें, इस कैंपिंग को आगे बढ़ा बिल्कुल। सकें। तो पहले आप हमें ये बताइए कि ऑटिज्म, ADHD, डिलेड लर्निंग ये क्या मुद्दे हैं और ये किस तरह से आप इन पे काम कर रहे हैं? क्योंकि आप मुझे बता रहे थे कि आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, तो जी आप किस तरह से इन बच्चों को हेल्प करते हैं या पेरेंट्स को हेल्प करते हैं? जी। ऑटिज़म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ADHD भी अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है, जो आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा मिल रहा है। रीज़न उसका ये भी हो सकता है कि मतलब बच्चा अपने जो स्क्रीन टाइम है और अपने जो ट्रेडिशनल गेम है उनको खो चुका है। तो अब उन्हीं की बात करें तो इनके जो केसेस हैं इंक्रीज़ हो रहे हैं इंडिया में डे बाय डे। ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन ढूंढना बहुत ज़रूरी है, और उसका सॉल्यूशन अभी वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। अगर वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी सही समय पर, सही जगह पर, सही थेरेपिस्ट दे रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। जी। जी आपने किस तरह से शुरुआत की और एक ट्रस्ट भी है जिससे आप पेरेंट्स की हेल्प करते हैं, तो उस बारे में बताइए कि आपको ये आइडिया कैसे आया जी। उसका? जो हमारे यहाँ जो सेंटर पे बच्चे आते हैं, पहले हमने 2017 में सेंटर स्टार्ट किया था अपना, स्वसंभव ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेंटर था। जी। और उसको हमने इतना आगे बढ़ाने की कोशिश की कि उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें देखी। पॉइंट्स थे, लैकिंग पॉइंट्स थे, पेरेंट्स के भी थे, हमारे भी थे। हम जो काम कर रहे थे पहले हमें मज़ा नहीं आ रहा था एक्चुअल में। क्यों? क्योंकि हमें उतने नहीं पता था कि भाई ये बच्चा आ तो रहा है हमारे पास, लेकिन पेरेंट्स कितने सेटिस्फाइड हैं उससे। जी। तो जब हम उस लेवल तक पहुँचे, क्योंकि मेरी शुरुआत थी तो शुरुआत में मेरे को थोड़ा टफ लगा। बाद में जाके मैंने उसको अपने आप को भी चेंज किया, फिर मैंने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग उनको अपने आप को चेंज किया थोड़ा। फिर मैंने धीरे-धीरे काम करते हुए अपनी नॉलेज को अप्लाई करना शुरू किया, क्योंकि मेरी उस टाइम पे शुरुआत थी। शुरुआत में मैंने काफ़ी चैलेंजेस फेस किए। कुछ लोग थे जो मतलब काम तो कर रहे थे, लेकिन उनको प्रॉब्लम आ रही थी, फेस कर रहे थे कि भई वो चेंजेस नहीं मिल पा रहे हैं बच्चे के अंदर, कि भई हम जो काम कर रहे हैं उसमें एक दिखना चाहिए ना पैटर्न वाइज़ पूरा कंप्लीट, कि हाँ भई ये आज इतना कर रहा है, आगे उतना करेगा।
क्या उसके फ्यूचर के गोल्स होंगे, हमारे गोल जी सेट करके हमने उनको सेट किया। जी। तो जब हमने शादरा में एक सेंटर स्टार्ट किया था, अच्छा, तो तब वहाँ पे बच्चे आने शुरू हुए, उसमें तो बच्चे जैसे आना शुरू हुए तो आप सिर्फ ऑटिज्म पे ही फोकस करते थे? मतलब जैसे ऑटिज्म एक वर्ड है, अभी हम ज़्यादा सुन रहे हैं। क्या ये पहले भी था या पहले अवेयरनेस नहीं थी या अब ज़्यादा ऑटिज्म के केसेस आने लग गए हैं? क्या मतलब अब थोड़ा सिनेरियो हमें समझाइए? अवेयरनेस पहले भी थी। पेरेंट्स मानते थे कि बच्चा में प्रॉब्लम है, हुँ, लेकिन वो हुँ। एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। एक्चुअल में क्या है ना, ये एक तो ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली है, ये बहुत ईज़िली अवेलेबल नहीं है। इंडिया में भी अभी अवेलेबिलिटी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की हुई है, जी। उसके बाद ही वो चीज़ मतलब ट्रीटमेंट में और एक इम्प्रूवमेंट में चेंज हुई है। अदरवाइज़ वो करते क्या थे कि एक स्पेशल स्कूल में बच्चे को भेजते थे पेरेंट्स, वहाँ पे उसकी जो केयर होती थी, वो वहाँ पे उतना होता था। अभी जो सेंटर्स चल रहे हैं, सेंटर्स पे ये होता है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अगर काम कर रहे हैं, तो बच्चे में चेंजेस मिलेंगे आपको डेफ़िनेटली। जी, तो ऑटिज़्म जैसे एक वाइड स्पेक्ट्रम होता है जो कहते हैं, स्पेक्ट्रम क्या है और ये किस तरह से आप डिफ़ाइन करते हैं ऑटिज़्म के केसेस की स्पेक्ट्रम में वो लो ग्रेड है या हाई ग्रेड है, किस तरह से हम इसमें जो डायग्नोज़ करते ग्रेडिंग हैं? होती है वो मॉडरेट, सीवियर और माइल्ड पे आती है। अब माइल्ड में जो होती है कंडीशन, वो अपर बॉर्डर को टच कर रही होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा सिम्पटम्स नहीं होते हैं। बच्चा अभी न्यूली एंटर कर रहा होता है उस जर्नी के लिए, और उसमें अगर हमने उसको बच्चे को ट्रीटमेंट सही टाइम पे दे दिया, तो वो साइन और सिम्पटम्स सारे हट जाते हैं। अच्छा, और कभी भी बच्चा जो 2 साल से 3 साल के बीच में होगा, उसमें हमें साइन एंड सिम्पटम्स हमें दिखने लगते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट कर दें, तो बच्चे के जो इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो जाएँगे। और इश्यूज़ रिज़ॉल्व होने के बाद आपको असेसमेंट की जो नीड पड़ेगी, एक आपको फाइनल कराना है कि भई मेरे को एक्चुअल में नीड है अभी आगे या नहीं है। तो उसमें मैक्सिमम बच्चों के जो इश्यूज़ हैं वो रिज़ॉल्व हो गए हैं, और आगे उन्हें ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी है कि उनको ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ती हो। जी। सो डिलेड लर्निंग या ऑटिज़्म है, इसके क्या साइन्स हैं? अर्ली साइन्स क्या हैं? पेरेंट्स कैसे जान पाएँगे कि यूजुअली क्या होता है वो स्कूल भेज देते हैं बच्चों को, फिर टीचर्स उन्हें गाइड करती हैं कि शायद आपके बच्चे के साथ कोई इश्यू है या डिलेड लर्निंग है या ऑटिज़्म है, आप काउंसलिंग लीजिए। उससे पहले हम कैसे आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे? उससे पहले हम ऐसे आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे, बच्चा जब हमारे पास आता है, स्कूल में जाता है बच्चा, तो बच्चा हमारी बात को नहीं सुनेगा, हमारी बातों पे रिस्पॉन्स नहीं करेगा, हमें आई कॉन्टैक्ट नहीं देगा। वो बच्चा ज़िद्दी भी हो सकता है, ज़िद में भी बच्चा अपनी इन चीज़ों को नहीं करना चाहता है, बट वो बच्चे के इश्यूज़ हमें दिखने लगते हैं। और उसको ऑडिटरी इश्यू होगा, तो वो कान पे भी हाथ टैप करेगा, और उसमें बाद में फिर उसको, जैसे वेस्टिबुलर है तो बच्चा भागता रहेगा। सेंसरी इश्यूज़ जो अच्छा। होते हैं वो बच्चे के बहुत ओवरलोडेड होते हैं, उसकी वजह से बच्चा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, सेल्फ कंट्रोल हटा जैसे देता आप है बच्चा। कई बार बोलते हैं मोटर स्किल्स जो होती हैं चलना, ये भी जी। सब डिलेड होती हैं। लेकिन कभी-कभी पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं कि मैं तो 1 साल तक नहीं चला था, कोई-कोई बच्चे 2 साल तक नहीं चलते, तो भी वो नॉर्मल ही उसे ट्रीट करते हैं। तो ल उन पेरेंट्स के लिए आपकी क्या एडवाइस है? उनके लिए हमें ये एडवाइस है कि बच्चे को जितनी जल्दी मतलब आप स्टार्ट करेंगे, अगर सिम्पटम्स को देख के भी हम प्लान स्टार्ट कर देते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के साथ कंसल्ट करके, तो वो बच्चे की आगे लाइफ बहुत बेटर हो जाती है, उसके रिस्पॉन्सेज़ बहुत बेटर हो जाते हैं। नहीं, मैंने तो ये भी देखा है जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा 2 साल तक भी ठीक से नहीं चल पा रहा है, मतलब इंडिपेंडेंटली नहीं चल पा रहा है और अगर पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं तो कई पीडियाट्रिशियन ये भी कहते हैं कि ये नॉर्मल है, लेट वो चल लेगा। तो फिर वही वो बात खत्म हो जाती है। एक्चुअली क्या है ना, अभी पेरेंट्स भी और उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी बच्चे के, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि चलो ठीक है, अभी थोड़ा डिले है, चल लेगा, बोल लेगा, लेकिन वो बाद में इश्यूज़ बढ़ जाते हैं। बढ़ने जी। की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेते हैं, ना हम लेते हैं, ना पेरेंट्स लेते हैं, तो बाद में फिर इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, और उसमें समय ज़्यादा लगेगा। तो अब 2 साल के बच्चे, 1 साल के बच्चे अगर डिलेड अगर उनमें मोटर स्किल्स हैं तो आप उनको भी हेल्प करते हैं? जी। अभी जैसे डेवलपमेंटल डिले होगा बच्चा, वो चलना नहीं सीखा है, बैठना नहीं सीखा है, सोशल स्माइल नहीं है, थोड़ा इंटरेक्शन नहीं दे रहा है, कुछ हुँ, भी रिस्पॉन्स नहीं हुँ। दे रहा है, तो उसके लिए हम पहले से ही स्टार्ट कर देंगे, तो वो चीज़ें रिज़ॉल्व हो तो जाती हैं। आम तौर पर बच्चा फर्स्ट इंटरैक्शन कब 6 मंथ्स या 7 मंथ्स में शुरू कर 3 सक मंथ्स में बच्चा जो होगा सोशल स्माइल देने लगेगा। ओके। पेरेंट्स को देखेगा या किसी और हुँ, को देखेगा हुँ। तो वो स्माइल करेगा, और उसके बाद वो बैठ के थोड़ा-थोड़ा इन्वॉल्व होगा, एक-दूसरे को देखेगा, तो वो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है और उसका। अगर नहीं हो रहा तो हमें सोचना चाहिए फिर और हमें हमें सोचना चाहिए। काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए एज़ अ हाँ, कुछ पेरेंट्स समय आप ये वेट कह करना चाहिए। रहे हैं। कई जी। बार बच्चा थोड़ा 1-2 महीना वैसे अपने आप से भी डिले हो सकता है, बट
आपको स्टार्ट करना चाहिए। जी, ये तो छोटे बच्चों की बात हो गई। कभी ऐसा होता है कि 10 साल तक भी, 11 साल तक भी पेरेंट्स कभी काउंसलिंग के लिए जाते ही नहीं, वो नॉर्मल स्कूल भेजते रहते हैं डिस्पाइट कि टीचर्स उन्हें बोल रही हैं कि आप थोड़ा ध्यान दीजिए या गो फॉर काउंसलिंग, वो इग्नोर करते हैं। तो अगर ऐसे बच्चे बड़े बच्चे एज़ इन 10 साल के, 11 साल के, 14 साल के बच्चे भी अगर आपके पास आते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग कैसे डिफरेंट होती है इन कंपैरिजन टू जो छोटे बच्चे हैं? जो अर्ली एज के बच्चे आते हैं उनका ट्रीटमेंट प्लान अलग होता है। उनको तो मतलब ये है कि जल्दी ही रिज़ॉल्व हो जाते हैं इश्यूज़, तो वो जी। अपने फिर अपना काम कर लेते हैं सारे। जो बच्चे बड़े आते हैं, बड़े बच्चों के साथ क्या होता है कि उन्होंने जो लर्निंग की है, हुँ, अभी तक जो उन्होंने सीखा है, उसको समझना बहुत टफ़ हो जाता है, क्योंकि वो बच्चा कुछ गलत चीज़ें भी सीख के आया है। और जब माइंड में वो चीज़ें सेट हो जाती हैं, तो उसको चेंज करने में समय लगता है। तो हुँ। बच्चा जब आएगा हमारे पास, तो उसको अगर हम सही ट्रीटमेंट देंगे, तो वो बच्चा रिज़ॉल्व करेगा अपने इश्यूज़ को, और वो कम बैक कर सकता है अपनी नॉर्मल लाइफ में भी और अपने जो नॉर्मल स्कूल में भी। तो अगर आप नॉर्मल बोल रहे हैं तो ऑटिज्म बच्चों के लिए नॉर्मल आप किस सेंस नॉर्मल क्या होता है? मतलब वो एग्जैक्टली नॉर्मल एज इन जिसे हम नॉर्मल कहते हैं हमारी तरह बिहेव करेंगे या अभी अपनी कंडीशन से बेटर हो जाएंगे और सोशली भी वो मतलब अब सरवाइव कर सकते हैं क्या उनका नॉर्मल क्या है बेसिकली? बच्चे सोशली भी इंटरेक्ट करते हैं। जी। अगर उनको अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ाया जाए, बच्चा जब तक समझेगा नहीं कि भाई मेरे को क्यों जाना है, मेरे को क्यों आपसे बात करनी है, क्यों किसी के साथ खेलना है, तो वो बच्चा नहीं करेगा। उसको एक्चुअल में जो उसके ब्रेन में चल रहा है, वो अभी ये चल रहा है कि मेरे को कुछ करना है, और जी। या फिर कोई मुझे कुछ कराएंगे। तो जब कराना और खुद से करना दोनों में डिफरेंट है। तो आप जब उसको एक लेवल पे लेके जाएंगे कि बच्चे को समझाएंगे कि ये आपको खुद से करना है, ये कंप्लीट करना है। जब हम्म। हम कंप्लीट करवा रहे होते हैं काम, तो पेरेंट्स भी सोचते हैं, थेरेपिस्ट भी सोचते हैं कि अभी हो गया है और हम हैप्पी हैं। हम्म। बट अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो बच्चे की एक्यूरेसी, टाइम परफॉर्मेंस एक्यूरेसी, अगर इस पे काम हो, तो डेफिनेटली बच्चे में चेंजेस भी मिलेंगे और पेरेंट्स भी खुश रहेंगे। और पेरेंट्स कई बार देखते हैं हम ऐसे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी कई बार एग्रेसिव हो जाते हैं, बच्चे के ऊपर भी एग्रेसिव हो जाते हैं क्योंकि उनका एक पॉइंट आ जाता है, सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है क्योंकि वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो आप उन पेरेंट्स को कैसे गाइड करते हैं कि पेशेंस कैसे उनको डेवलप करना चाहिए? पेरेंट्स को जो हमें गाइड करना है, सबसे पहले उन्हें खुद समझना पड़ेगा कि मेरे बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर उसको हम चिल्लाएंगे या फिर डांटेंगे, तो वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। जी। जो हमारे न्यूरॉन्स है वो इरिटेट होते हैं। हमारा बच्चा जब परेशान होता है, तो पूरे टाइम उसको न्यूरॉन्स जो हैं, जो हमारे ब्रेन फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, वो इरिटेट रहते हैं, तो उसमें बच्चा भी परेशान होगा और वो फंक्शनैलिटी की तरफ नहीं बढ़ेगा। वो अपने काम अपने आप से ही करेगा, वो किसी को कोई बात नहीं सुनेगा। तो उसमें जो रेस्पॉन्सेज होते हैं वो डिले हो जाते हैं। अगर हम अपनी नॉर्मल लाइफ की भी बात करें, तो उसमें भी अगर कोई मुझे गुस्सा करे या फिर मुझे कोई थप्पड़ लगा जाए, तो मेरा भी वही हाल होगा कि मैं एग्रेशन में आ जाऊँगा। जी। और उस टाइम के लिए तो मुझे पता नहीं होगा कि मेरे साथ होना क्या है, या मैं किसी को कुछ करूँगा या फिर वो मुझे कुछ करेगा। घर का एनवायरनमेंट बहुत ही बहुत सूदिंग होना हाँ, चाहिए सूदिंग होना चाहिए, और उस बच्चे को समझने वाला होना चाहिए कि बच्चा अगर आज गुस्सा कर रहा है, तो उसके रीज़निंग ढूँढें हम कि क्यों कर रहा है वो। ओके। आज अगर कर रहा है, तो उसको अगर हम समझाएँगे, तो वो 5 दिन में, 10 दिन में वो सेटल भी हो जाएगा। अगर उसके साथ डेली हम काम करेंगे। हम काम क्या करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। पेरेंट्स ज़्यादातर उनको पढ़ाने में लगे हुए हैं। पढ़ना नहीं चाहता है बच्चा उस टाइम पे, उसको नहीं समझ आ रहा है, तो वो उसकी गलती नहीं है, क्योंकि उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग अभी उसके पास नहीं है कि मेरे को ये समझना है। कई बार पेरेंट्स ये भी कर रहे होते हैं, स्कूल वाले भी ये कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, बच्चा आगे है, हाईली इंटेलिजेंट है। ऑटिस्टिक बच्चे ज़्यादातर इंटेलिजेंट होते हैं, उनका आईक्यू भी अच्छा होता है। जी। अगर उनको सही डायरेक्शन मिले, तो वो बच्चा फिर अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकता है और बिल्कुल कंप्लीटली वो उसको समझ भी सकता है। जैसा कि हमने देखा भी है, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ कि बच्चा हमारे पास आ रहा था, उसने अभी अपने सारे काम करने शुरू कर दिए हैं, स्कूल में परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी है। बच्चा स्टार्टिंग से हाईली इंटेलिजेंट था, जी। लेकिन उसको पता नहीं था मेरे को अप्लाई कहाँ करना है, कैसे मुझे किसी को समझाना है, कैसे किसी से बात करनी है। चैनलाइज करना चैनलाइज नहीं हो पा रहा था, अपनी जी। लाइफ को मतलब स्टक करके बैठा हुआ था कि बस इतना ही मेरे को करना है। क्यों? क्योंकि हम उसको बार बार रिपीट कर रहे थे।
जी, जी। आप जब मेरी बात हो रही थी आपसे पहले तो आपने बताया था कि डाइट भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हाँ। ऑटिज़्म के ट्रीटमेंट में। तो आप बताइए किस तरह की डाइट, मतलब ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ कि डाइट भी हेल्प करती है रेगुलेट करने में आपका बिहेवियर, तो वो कैसे हेल्प करती डाइट में मैम ये होता है कि जैसे अभी बच्चा हमारे साथ काम कर रहा है तो उसकी एनर्जी चैनलाइज़ नहीं हो पा रही है और उसको खाने को बहुत कुछ मिल रहा है, दिन में मील उसका कंटिन्यू है, उसमें प्रोटीन भी है और फैट भी है, तो उसकी वजह से वो बच्चा क्या करेगा, अपनी एनर्जी को चैनलाइज़ नहीं कर पा रहा है, तो कंज़प्शन कम हो रहा है। एनर्जी का कंज़प्शन कर रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो उसमें क्या होता है कि बच्चा पूरे दिन चलता रहेगा, बैठेगा नहीं, रिस्पॉन्स इतने नहीं देगा क्योंकि उसको अपने काम करने हैं, उसको बैठा नहीं, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है वो। हैं? और जी, इसमें क्या होता है कि अगर हम बच्चे को डाइट पे डालें, उसको खीरा, टमाटर, जितने भी मतलब फाइब्रस फूड हाँ, है। फाइबरस फूड है और बिल्कुल नॉर्मल सात्विक खाना उसको खिलाएँ, तो बच्चा बहुत जल्दी रिकवरी देता है। और वो अब खाली बच्चे के साथ की बात नहीं है, वो बड़े भी उसको लेंगे तो वो भी बेनिफिट उसको करेगा। सात्विक खाने की बात की तो इसमें आप क्या सिर्फ वेजिटेरियन ही होता है या नॉन वेजिटेरियन डाइट चार्ट अगर आप प्लान करते हैं तो फिर वो किस तरह से बैलेंस आउट करते ये पूरा वेजिटेरियन होता है जो हैं? जी, डाइट है, बच्चे को क्योंकि जो नीड है वो उसमें मिल रही है जी, और हमारी बॉडी को उतना ज़्यादा नहीं चाहिए। ओवर ईटिंग भी बच्चे के लिए परेशान करती है। बिल्कुल। जब हम ज़्यादा खाएँगे तो हमारा ब्रेन भी तो, और जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है, वो भी तो काम करेगा ना। उसको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, उसको कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं ब्रेन से कि मेरे को कितना पचाना है, कितना खाना है, क्योंकि उसके ओके, पास ऑलरेडी फुल है। ओके, तो उसको कहाँ से वो मतलब ओके। तो ब्रेन उसको साइन देता ही नहीं कि अभी नहीं आपको दे रुक पाता जाना है, है खाने के नहीं लिए। देता कोई है। उसकी फेवरेट चीज़ें तो खाता ही रहेगा हाँ जी। एंडलेसली। ये भी आपके पास केसेस होते हैं इस होते तरह? हैं और उसमें भी ये भी होता है, पेरेंट्स जब दे रहे होते हैं तो उनको खुद समझना चाहिए कि अभी इसको रुकना है। रुकना है। अभी बच्चे को अगर नहीं दूँगा तो कोई नुकसान नहीं है। वो जी, बच्चा डिमांड करता है तो उसको दे देते हैं और जब अच्छा। देंगे तो उसकी हैबिट में भी चेंज हो जाता है कि भई अभी मेरे को चाहिए तो चाहिए, फिर वो ज़िद करने लगता है। तो हुँ। वो प्रॉब्लम करता है फिर। जी, जी। जैसे अब डाइट की बात हुई तो किस तरह आपने कभी देखा है कि पेरेंट्स ने बोला हो कि नहीं, नहीं मेरा बेटा तो मैं डाइट चेंज नहीं कर सकता। किस तरह के आपको कैसे इश्यूज़ अगर कभी हाँ, फेस पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा बेटा कमज़ोर हो जाएगा, जी, वीक हो जाएगा, जैसा कि नहीं होता है। अगर हम बच्चे को 3 दिन तक खाना भी नहीं देंगे ना, उसको सिर्फ़ पानी और सैलेड पे रखेंगे तो कोई फ़र्क उसको नहीं पड़ने वाला है। अच्छा। क्योंकि वो उसके पास ऑलरेडी इतना स्टोरेज है कि वो अगर 2-3 दिन काम करेगा ना तब उसको चैनलाइज़ कर पाएगा। हुँ। क्योंकि प्रोडक्शन उसके पास ज़्यादा हो रहा था। तो इसलिए उसको मतलब समझना चाहिए पेरेंट्स को कि नहीं करना है ये काम। सो माइंड एक्सरसाइज़ एंड फिज़िकल एक्सरसाइज़ ज़रूरी है ताकि वो एनर्जी जो है वो यूज़ चैनलाइज़ कर पाएँ, चैनलाइज़ हो जाए, यूटिलाइज़ हो जाए यूटिलाइज़ हो जाए। प्रॉपर्ली और फिर थोड़ा उनको आप ट्रेन करते हैं थ्रू सेंसरी जो आपका स्कूल में है हाँ, सेंसरी एक्टिविटीज़ के ज़रिए। जी। जी, जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है वो सेंसरी इंटीग्रेशन पे ही काम करता है और साथ में हायर फंक्शन एग्जीक्यूटिव फंक्शंस पे काम करता है, जो कि बच्चे को ब्रेन डेवलप करने में हेल्प करता है। जी। जो सेंसरी इश्यूज़ हैं वो मतलब अगर रिज़ॉल्व हो जाते हैं, तो बच्चा अपनी मैक्सिमम चीज़ें करने के लिए रेडी रहता है। ठीक है। जी, आपने ट्रेन कर दिया बच्चा एक नॉर्मल स्कूल में जा रहा है, उसके नॉर्मल फ्रेंड्स हैं, एक पीयर ग्रुप बन गया है, लेकिन जब वो खेलने जाएगा तो सारे बच्चे इतने ज़्यादा एक्सेप्टिंग या फिर हम्बल नहीं होते हैं, वो तो बुली करते ही हैं। तो अब जैसे ट्रेन्ड बच्चा है मतलब नॉर्मल बच्चा है आपके स्कूल से चला गया, कभी वापस ऐसे इश्यूज़ के साथ आए हैं कि इसको बुली किया जा रहा है, नाउ ही इज़ नॉट एबल टू कोप अप विद दैट, ऐसे कोई इश्यूज़ आपके फेस बुली किए? किया जाता है बच्चों को, लेकिन वो जी, बुली करने के लिए भी कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे जो पेरेंट्स और उनके टीचर्स। अगर जी। वो बच्चों को वहाँ काउंसलिंग करें, बैठ के उसके साथ थोड़ा समझाएँ कि ये बच्चा आपके पास बैठेगा और आपको ये कोई परेशान नहीं करेगा, उसको छेड़ें नहीं। कोई उसको परेशान वैसे ना करे कि भई जब परेशान करेंगे तो ऑब्वियसली तो बच्चा रिस्पॉन्स। अवेयरनेस एज़ अ होल ज़रूरी है, पूरी सोसाइटी की या पूरी क्लासरूम की, कि दैट दे शुड बी एक्सेप्टिंग टू ऑल दीज़ काइंड्स ऑफ इश्यूज़ और हाँ, वो करना चिल्ड्रन। पड़ेगा एक्सेप्ट, तभी जी। जाके इन बच्चों के लिए कुछ आगे बढ़ पाएँगे, नहीं तो स्कूल वाले भी मना कर देते हैं कि हम नहीं रख पाएँगे। जी, आप स्कूल की बात की, आप कैसे इश्यूज़ फेस करते हैं? कई बार स्कूल ही नहीं रेडी होते हैं कि नहीं हम नहीं रहेंगे, आपका बच्चा बहुत प्रॉब्लम कर रहा है हुँ। क्लास में एंड इट्स वी आर नॉट एबल टू मैनेज दैट चाइल्ड। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम्स आई जी, थी। जब बच्चा गया था नॉर्मल स्कूल की तरफ, तो स्टार्टिंग के कुछ समय उसने बच्चे ने मैनेज नहीं किया था अपने आप को। तो उसमें क्या होता है कि टीचर जो बात कह रहा होता है या कोई काम करा रहा होता है, तो उसको रिस्पॉन्स नहीं देना चाहता बच्चा, क्योंकि वो अभी उस एनवायरनमेंट के लिए एडजस्टेबल नहीं हुँ, है। हुँ, बट उसको अगर हम चाहते हैं और उसको मतलब एक प्रॉपर वे
वे में उसको काउंसलिंग करते हैं और उसको समझाते हैं तो वो बच्चा सेटल हो जाता है। वो बच्चा आज अपने काम कर पा रहा है और अपने स्कूल में सारी परफॉर्मेंस दे रहा है। जी, तो कुछ स्कूल्स का इंक्लूसिव एकेडमिक करिकुलम भी होता है वेयर दे एक्सेप्ट दीज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। वहाँ पर कैसे आपको कभी टीचर्स के साथ आपकी बातचीत हुई है या टीचर्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ी है? क्योंकि कभी-कभी टीचर्स भी रेडी नहीं होते हैं। आई मीन बिकॉज़ उनका उनके एकेडमिक में या टीचर ट्रेनिंग में ऐसी चीज़ें अभी नहीं सिखाई जा रही। तो आपको क्या लगता है ऐसी चीज़ें करिकुलम में टीचर ट्रेनिंग में ही होनी चाहिए या बाद में उनके सेशंस होने चाहिए? अगर हम टीचर की बात करें, जो बीएड अभी चल रहा है हमारा, जी। बीएड में टॉपिक्स हैं कुछ जो अच्छा। मेंटल हेल्थ पे बच्चों के लिए दिए हुए हैं हुँ। और पेडागोगी बच्चों को, वो टीचर्स को पढ़ाई जाती है। जी। जब टीचर्स पेडागोगी पढ़ते हैं तो उनके लिए जो चाइल्ड साइकोलॉजी है थोड़ी रिलेट करती है, वो पढ़ते हैं उस चीज़ को, हुँ। और उस चीज़ को अगर वो समझेंगे तो बच्चे का बिहेवियर और वो सब चीज़ें समझ सकते हैं। और उसमें उन्होंने टॉपिक भी दिए हुए हैं, जो गवर्नमेंट ने भी दिए हुए हैं, उसमें ऑटिज्म, एडीएचडी, डाउन सिंड्रोम, इस तरह के टॉपिक्स हैं जो बच्चों को एक छोटा सा ब्रीफ दिया हुआ है कि हाँ, ये बच्चे आ सकते हैं आपके पास। हुँ। तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि हम वहाँ जाएँगे तो टीचर को हम मिलेंगे। बट टीचर एक्सेप्ट करे कि हाँ, मैंने ये कुछ थोड़ा बहुत जानकारी ली थी, तो उसके लिए मुझे कैसे समझना है, क्या करना है, क्योंकि उनको पढ़ाया जाता है। तो आपको क्या लगता है इंक्लूसिव स्कूल्स बेटर हैं इन बच्चों के लिए या स्पेशल स्कूल जैसे पहले होते थे? या किस तरह का आगे फ्यूचर क्या होना चाहिए स्कूलिंग का? अभी के लिए तो जो इंक्लूसिव स्कूल ज़्यादा बेटर हैं, क्योंकि जी। स्पेशल स्कूल में बच्चे क्या करते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। वो एक हैबिट बना लेते हैं अपनी और वो लंबे समय तक वहीं रहने की वो कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका जो इंक्लूसिव स्कूल है उसमें बच्चा जाएगा तो वो अपने ट्राई करेगा अपने अकॉर्डिंग, और उसमें अगर स्पेशल स्कूल में बच्चा जा रहा है तो उसको मैक्सिमम 1 और 2 ईयर में बच्चा नॉर्मल स्कूल में जाना चाहिए। अगर ओके। वो नहीं जा रहा है तो वो कहीं न कहीं वो इश्यू है कि बच्चा उतने ही लेवल पे रिकवरी नहीं कर पा रहा है। ओके। हुँ। तो फिर अगर वो नहीं कर पा रहे तो फिर और रिग्रेस ट्रेनिंग होती है, किस तरह से आप उसको थेरेपीज़ काउंसिल चलती हैं, करते हैं? जी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, अगर बच्चे को नीड है, स्पेशल एजुकेशन भी दिया जाता है। स्पेशल एजुकेशन में आजकल का सबका मानना है, पेरेंट्स का भी, कि बस सिर्फ राइटिंग उसको कराई जाती है। बट उसके अलावा भी उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो स्पेशल एजुकेटर करा सकते हैं, और अगर वो चीज़ें सारी फॉलो हों, तो बच्चे आज बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी जैसे गवर्नमेंट का पहला कोई भी डायरेक्टिव जो आया है 2016 में आया है, अभी जी। करीब-करीब 10 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। हुँ। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव आपको कैसे लगते हैं कितने हो रहे हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, क्या वो ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, एग्ज़ीक्यूट हो रहे हैं? ऑन ग्राउंड अभी उतने नहीं हैं, बट वो एग्जीक्यूट उन्होंने किया है, और जी। अभी सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में भी स्पेशल एजुकेटर की और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की वैकेंसी आई थी, और उसमें जी। वो रिक्रूट किए गए हैं। जी। और अभी जैसे दिल्ली में भी स्कूल है, जीबीएसएस है, हुँ। और 2-3 और स्कूल हैं जिसमें बच्चे जा रहे हैं। वहाँ पे पूरा सेटअप उनको दिया गया है। गवर्नमेंट स्कूल में इतनी सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं, जी। जो उसके बेनिफिट्स बच्चे ले सकते हैं। जी, तो कभी आपको ऐसा स्ट्रगल हुआ है कि जब पेरेंट्स ही जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को भेज रहे हैं और उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि उनके सर्कल में भी कोई ऐसे पेरेंट्स हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और बट वो रिलक्टेंट है, वो आना नहीं चाहते हैं, तो कभी आपने फेस किया है, उनको कैसे काउंसिल किया फिर उन पेरेंट्स को? कोई एग्जाम्पल अगर आप देना चाहें तो? एक पेरेंट थे जो फर्स्ट बच्चा मेरे साथ आया था। हुँ। मेरी लाइफ में पहला बच्चा ऐसा था जिसको मैंने अपना इंडिविजुअल प्लान दिया था। जी। वो बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि वो हाइड्रोसेफेलस था, और क्या हाइड्रोसेफेलिस आप बताएँगे थोड़ा? हाइड्रोसेफेलस में क्या होता है कि उसके हेड सर्कम्फ्रेंस वो थोड़ा बड़ा रहता है, फ्लूइड ओके। उसमें भरा रहता है। ओके। उसकी वजह से फंक्शनैलिटी लॉस हो जाती है बच्चे की। ओके। और वो बच्चा जब आया था मेरे पास तो वो बेड रिडन था। लेफ्ट साइड उसकी मतलब वर्किंग नहीं थी, मसल्स भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती थी इतनी। तो अभी क्या है ना कि वो बच्चे ने जब शुरू किया तो हमने उनको घर पे जाना शुरू किया था, ओके। क्योंकि वो बच्चा आ नहीं पाता था। उस बच्चे का अगर 2 साल में वेट था तो 2 साल के बच्चे का वेट था उस टाइम पे 19 केजी, ओके। और उसको उठाना, उसको एक्सरसाइज कराना थोड़ा टफ होता था। बहुत सारे थेरेपिस्ट आए, उन्होंने उसको मतलब कराया भी, फिर वो चले गए थे, उनको किसी रीज़न से जाना पड़ा था। फिर वो काफ़ी टाइम तक मेरे पास रहा बच्चा। तो जब हम उनके घर जाते थे तो बच्चे के साथ क्या इश्यूज़ होते थे कि बच्चा मतलब कोऑपरेट नहीं कर रहा था, चलना नहीं था, उसे खड़ा नहीं हो पाता था। तो उसकी एक्सरसाइज़ हमने चलाई। 2 साल कराने के बाद हमें मतलब थोड़ा डाउट था। उनकी जो सिस्टर थी, 2 सिस्टर थी उस बच्चे की, दोनों को प्रॉब्लम थी। ओह!
और जब हमने उसको आइडेंटिफाई किया, पेरेंट्स को हमने बहुत डरते-डरते बताया था कि आपको मतलब तो कुछ आपके ऐसा तीनों है क्या? बच्चों को कुछ ना हाँ, कुछ इशू है। क्योंकि एक का तो कन्फर्म था हमें, बट वो बच्चे थे कि अपना खेलते रहते थे, कभी आए नहीं थे, कभी इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो हमने भी ध्यान नहीं दिया। कभी एक दिन बच्चा आया तो उसने थोड़ा हमें दिखाए, कुछ इश्यूज़ दिखे हमें। तो ऑटिज्म के इश्यूज दिखे। हाँ, उस बच्ची को ऑटिज़्म के इश्यू थे। एक बच्ची एपिलेप्टिक थी, तो ओ, उसको भी मतलब प्रॉब्लम थी। वो उतना अंडरस्टैंडिंग और उसके लेवल की नहीं थी। मोटर स्किल्स मोटर वगैरह। स्किल्स भी उसके डेवलप नहीं थे। तो उसने बच्चे ने जब ट्रीटमेंट लिया, फिर बाद में उनको पेरेंट्स को हमने काउंसल किया। 3 दिन लगे हमें उनको समझाने में, फिर 3 महीने लगे उनको सेंटर तक लाने में। उसके बाद वो बच्ची अभी 10th पास कर चुकी है ओके। और सिंगिंग में बहुत इंटरेस्ट है उसको और अच्छे से वो रह भी रही है। हाँ, अभी उसके पूरे इश्यूज़ नहीं हटे हैं क्योंकि पेरेंट्स उतना नहीं कर पाए मैनेज, और उन्होंने बहुत हद तक उस बच्चे को अपने इंडिपेंडेंसी पे लेके गए हैं। ओके। और उसने बच्चे ने अपने आप से 10th पास किया बिना किसी सपोर्ट के। एक बार उसकी बैक आई, एक बार एक एग्ज़ाम में, उसके बाद उसने उसे भी क्लियर कर दिया। जी। जी। ये बहुत ही आपने काफ़ी इंस्पायरिंग बात बताई है कि पेरेंट्स को वो समझाना एज अ होल कि आपके बच्चों हाँ, में कुछ है, टाइम बट और लगा उन था उसमें। पेरेंट्स ने भी एक्सेप्ट किया और उन बच्चों को सपोर्ट किया। जी। तो अभी जैसे ऑटिज्म की हम बात करें या जो भी इश्यूज होते हैं, कुछ बाय बर्थ होते हैं। अभी जैसे स्क्रीन टाइम का काफ़ी चल रहा है कि बच्चे मेंटल डिसऑर्डर में जा रहे हैं या एडिक्शन में जा रहे हैं या फिर डेवलप हो जाता है ऑटिज्म विद टाइम। तो वो क्या उसमें और जो बाय बर्थ ऑटिज्म है उसमें क्या डिफरेंस है? ऑटिज़्म जो है ना, बाय बर्थ अभी जितना देख रहे हैं हम, उतना है नहीं। ओके। वो है ना, बाद में ज़्यादा डेवलप हो रहा है, जो हमारे लाइफ़स्टाइल के अकॉर्डिंग। अभी बच्चा जैसे उनको प्रॉब्लम है कि बच्चा थोड़ा-सा प्रॉब्लम में है, डेवलपमेंटल डिले है। हम्म। तो डिले होने के बाद क्या होता है कि हम उसके साथ मतलब बहुत पैम्परिंग करते हैं। ओवर पैम्परिंग हो ओवर ही रही है पैम्परिंग बहुत ऑब्वियसली। बच्चे का नुकसान करेगी। वो उनके लिए अगर कहें तो बहुत ज़हर है। ओके। अगर आपने वो पैम्परिंग की है, तो बच्चा आगे आने वाले टाइम में भी वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएगा। मैंने पैम्परिंग वाले बच्चे देखे हैं, और मतलब ये तो हम कह रहे हैं कि ऑटिस्टिक बच्चे हैं, जो नॉर्मली स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, उनकी पैम्परिंग जो होती है, वो बच्चे भी मैंने एवरेज लेवल पे देखे हैं। अगर उनको समझाया जाए और बढ़ाया जाए आगे, तो वो आगे बढ़ सकते हैं। तो मतलब कई बार पेरेंट्स समझ ही नहीं पाते कि ओवर पैम्परिंग क्या है और पेरेंटिंग क्या है, तो पेरेंटिंग क्या है? आप कैसे उनको डिफरेंशिएट करते हैं? ओवर पेरेंटिंग ये है कि बच्चे को हर बात के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की होनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी एज के साथ जैसे ग्रो कर रहा है, तो जो उसकी फंक्शनैलिटी है वो उसको खुद से करने देना चाहिए। बच्चा हो सकता है कि अभी आज आपके साथ 5 मिनट एक्स्ट्रा ले या 10 मिनट एक्स्ट्रा ले, लेकिन वो अपने टाइम पे एक्यूरेसी लाएगा। वो 3 मिनट में भी वो काम कंप्लीट करेगा, 4 मिनट में भी कंप्लीट करेगा, बट उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, टाइम लगता है। हम जी। अपने टाइम को बचाने के लिए उसको कहते हैं कि भाई जल्दी से कंप्लीट करो, उसे भेजो। तो हम्म। ये नहीं होना चाहिए। उसको जी। खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए कि ये काम आपका है तो आप खुद करेंगे। वो टाइम ले सकता है, उसके लिए तो हमें ये थोड़ा। आप बात कर रहे हैं कि 7-8 साल के बच्चों की है शुरू से ही ये लाइक किसी एक। भी एज का बच्चा हो, वो जी। 7-8 साल का नहीं, वो न्यू बॉर्न बेबी भी जो होता है ना, वो धीरे-धीरे जैसे डेवलप कर रहा होता है, तो जब उसकी एक डेवलपमेंटल एज कंप्लीट हो रही होती है कि वो अपनी फंक्शनैलिटी की तरफ बढ़ रहा होता है, हम्म। तो उसको उस टाइम पे अगर उसको चलना है, तो वो चल के जाएगा। कोई काम करना है, तो वो उठा के लाएगा सामान। और उसको जैसे-जैसे बढ़ रहा होता है, 3 साल का हुआ, साढ़े 3 साल का हुआ, तो उसमें क्या होगा कि वो बच्चा अपने जो डेली रूटीन वाले काम कर सकता है। ड्रेस पहनना और बटनिंग करना, जूते पहनना, ये सब चीज़ें कर सकता है बच्चा। तो जब वो कर सकता है, तो फिर हमें क्यों करना है? खाना जी। खाना, हम जो ज़्यादातर सबसे क्या बड़ा। करते हैं कि अरे तुम देर कर रहे हो, हम ही बस, आपको बस, कपड़े पहना ये देते हैं। सबसे बड़ा इश्यू है। अगर जी। इसको हटा लें हम, तो बच्चों में प्रॉब्लम भी नहीं मिलेंगी आपको। जो उनके साथ प्रॉब्लम होती है, वो मल्टीप्लाई हो जाती है उन इश्यूज़ के हम्म। साथ। और ये स्क्रीन टाइम का कैसे इफेक्ट होता है, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ 2 साल के बच्चे होते हैं वो आगे आईपैड रखा है और अपना आराम से खाना खा रहे हैं स्क्रीन फिर। टाइम का मैम ये हो रहा है कि जैसे अभी हम कंटिन्यू मोबाइल देख रहे हैं। जी। मोबाइल में क्या है कि बार-बार म्यूज़िक चेंज हो रहा है। म्यूज़िक का जो हमारे ब्रेन को इम्पैक्ट जाता है, वो बार-बार एक डिस्टर्बेंस वाला जा रहा है। और बच्चा जब बार-बार उसको सुनेगा, तो वो उसकी हैबिट भी डेवलप करेगा अपने अंदर। जी। एक हमारे अंदर होता है डोपामाइन। जी। जी। और जो हमने कार्टून नेटवर्क चैनल देखे हैं कार्टून वाले, उसमें क्या होता है, कलर बहुत ब्राइट होते हैं। हम्म। उस कलर को देख के बच्चे के ब्रेन में केमिकल चेंजेस होते हैं।
और उन केमिकल चेंजेस के कारण हमारी फंक्शनैलिटी लॉस होती है। हमने भी देखा है, अगर मैं कंटिन्यू 3 दिन या 5 दिन मोबाइल देख लूँ, तो उसके बाद मेरा मन नहीं करेगा कुछ काम करने का भी। मैं हम्म। कंटिन्यू मोबाइल ही देखूँगा, और अगर मोबाइल देख रहा हूँ, तो मेरा लॉस हो रहा है। मेरा ब्रेन कंप्लीटली एक उस सिचुएशन में पहुँच रहा है कि मैं कुछ एनवायरनमेंट के बारे में सोच ही नहीं पा रहा कभी हूँ। कभी हम नॉर्मल वर्ड्स भी भूल जाते हैं, मतलब अब कंटिन्यू अगर मोबाइल देखें और हम कुछ उसके बाद लिखने बैठे तो आप नहीं लिख पाते हैं। कुछ नहीं लिख पाते। नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि हम उस एरा में नहीं हैं, उस एनवायरनमेंट में नहीं हैं। वहाँ से हम जा चुके हैं, और उसमें लौटने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन पहुँचाती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, हाँ सिर्फ जी। सिंपल एक ब्रीदिंग। सिंपल एक आलोम विलोम प्राणायाम ये सब कर लो। हम छोटे गाड़ी, बच्चे तो कर ही नहीं पाते, मतलब बट उनको उनको अगर कैसे। सिखाएंगे तो वो सीख सकते हैं। अभी मैंने देखे हैं बच्चे योगा करने जाते जी। हैं, जी। 2 साल 3 साल के बच्चे भी योगा कर रहे हैं, बिल्कुल। मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट हैं। मैंने चाइना की एक वीडियो देखी थी, उसमें मतलब जिम्नास्ट है बच्चा, 3 साल का 4 साल का बच्चा। तो यहाँ पे भी वो चीज़ें कर सकते हैं। पेरेंट्स को कैसे अवेयर करें, सबसे बड़ी आप, मुझे लगता है कि आजकल के जो हम हमारी एज के जो पेरेंट्स हैं, हम यही सोचते रह जाते हैं कि टाइम नहीं है, तो हम उनको ओवर कुशनिंग कर देते हैं बच्चों को बेसिकली। टाइम हमारे पास बहुत है, अगर हम उसको देखें तो। अगर हम जॉब की बात करें तो वो हमारे 8 घंटे करनी है, जी। उसको 10 घंटे मान के चलो आप। आना जाना अपना समय सारा उसमें कंजप्शन हो जाता है। अगर उसके अलावा हम बात करें, जो टाइम हम बच्चे के साथ दे रहे हैं, उसमें उस बच्चे के लिए ही टाइम दें। उसके साथ खेलें, उसके साथ पिलो फाइट कर सकते हैं, उसके साथ घूमने जा सकते हैं, वॉक पे जा सकते हैं। वैसे कि भाई नहीं जाना है गाड़ी में, तो वॉक पे जा सकते हैं। तो वो बच्चे को हेल्प करेगा, उसको सोचने का मौका मिलेगा कि हाँ ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी हैं, और ये मेरे साथ ऐसे जाते हैं। और उसको भी लगेगा कि पापा आएंगे तो मैं जाऊँगा। नहीं तो वो क्या होगा कि हम भी घर में आए, लैपटॉप में लग गए, दोबारा से ऑफिस जी। का काम है, तो बच्चा फिर क्या करेगा? फ्रस्ट्रेट होगा कि भाई मुझे जाना था या फिर ये करना था, तो वो मुझे नहीं मिला। जी। और आज के टाइम में ट्रेडिशनल गेम जो इस जहान से ही ख़त्म हो गए हैं, वो मुझे लगता है कि दोबारा आने चाहिए, नहीं जी। तो प्रॉब्लम और बढ़ेंगी अभी। जी। थैंक यू जितेंद्र जी, इतना इंसाइट देने के लिए और हमें अवेयर करने के लिए। और मैं चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा भी डिलेड लर्निंग जैसे सिम्टम शो कर रहा है, या आपका बच्चा ज़्यादा स्क्रीन में फिक्सेटेड है, तो आप जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढिए। डॉक्टर जितेंद्र जैसे ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत काउंसलर्स हैं जो आपकी हेल्प के लिए रेडी हैं। टी बस से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।